बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, वेदर चेंज नहीं हुआ, वेदर मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। वो जो कहते हैं ना कि सर्दी आनी नहीं है, सर्दी आ चुकी है जनाब। तो अगर आप बहुत ही गर्मियों वाले कपड़ों में घूम फिर रहे हैं तो जनाब पहले से आपको बता दें कि ना सिर्फ AQI इंडेक्स बढ़ रहा है बल्कि इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत। अच्छा, वो इसलिए कि दिन के वक्त चूंकि धूप होती है और बहुत सारे लोग गाड़ियों में AC ऑन कर लेते हैं, घरों में फैन भी ऑन कर लेते हैं कि गर्मी हल्की हल्की से महसूस हो रही है। लेकिन यही चीज है जो आपको फिर बीमार करने का सबब बन रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, खास तौर पर सांस के जो मरीज हैं उनके तादाद में बड़ा ज्यादा इजाफा हो गया क्योंकि स्मॉग बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। आपको नजर नहीं आता लेकिन वो आपको किसी ना किसी तरह मुतासर कर रही है। तो अपना खासा ख्याल रखिए, वार्म रहिए और हाइड्रेटेड रहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना लिक्विड इंटेक आप कर सकते हैं वो कीजिए। कहवे और इसके साथ साथ ग्रीन टी या चाय, जो भी आप मशरूबात ले सकते हैं वो जरूर लीजिए और मास्क पहनिए। ये सब चीजें तो आप बता ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ नई रिसर्चेस भी आ रही हैं और उन रिसर्चेस में बताया जा रहा है कि अगर आप अपने घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको बंद रखेंगे तो दो किस्म की चीजें जो हैं वो कम होंगी। एक तो ये कि AQI इंडेक्स, जिससे पर्टिकुलर मैटर, जिससे जो है वो AQI इंडेक्स बढ़ता है, वो घर में अगर मौजूद भी हुआ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा और हवा के जो है हवा के गुजर ना होने की वजह से जमीन पर रहेगा। उसके बाद अगर आप जमीन साफ कर लेते तो घर के अंदर माहौल आपका बेहतर रहेगा। और दूसरा ये है कि डेंगू वाला मौसम भी है, मच्छर भी आ रहे हैं, तो घरों के जो दरवाजे खिड़कियां हैं उसको बंद रखें, जिसकी वजह से आपको इन दोनों चीज़ों से शिकायत कम होगी। घर के अंदर, घर के बाहर की जो सूरत हाल है वो तो फिर हुकूमत में। हाँ, तो जनाब उसके लिए आपने एहतियात करनी है क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। अफगान तालिबान की बुरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए खौस्ट में एक घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 10 सिविलियन हलाक हो गए। इस पर DGISPR ने गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और वाज़े किया कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है उसका बाकायदा ऐलान करता है ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। अफगान तालिबान को अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाना चाहिए। DGISPR ने मजीद ये कहा, हमारे लिए अफगान तालिबान रजीम से मसला बना हुआ है जो TTP से मिलकर चल रहे हैं और तालिबान रजीम की तब्दीली का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये अफगान लोगों ने देखना है कि उनका मुल्क किधर जा रहा है। अफगानिस्तान के इस दावे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बात की। उन्होंने कहा कि तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये मफाद परस्तों का एक गिरोह है। अफगानिस्तान अगर भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है तो जरूर रखे। अफगानिस्तान को तिजारत के लिए मुतबादल रास्ता इख्तियार करना है तो कर ले, हमें तालिबान से अच्छाई की उम्मीद नहीं। ये कौन सी शरीयत की बात करते हैं? अफगान तालिबान की बातों को संजीदा लेना, उन पर एतमाद करना बेसूद है। क्या ऐसा होता है कि आप किसी सरजमीन पर रहे हों और वहाँ खूरेजी करें और हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, खित्ते में अमन होगा तो सब ही उसके बेनिफिशरी होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 11 नवंबर को खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात को टारगेट किया। अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने मनसूबाबंदी की और 48 घंटों में 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और CTD ने G11 कचहरी के हमले के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए। जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितर अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की। ये बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते थे मगर जैसे आपको पता है कि वो सड़क के ऊपर ब्लास्ट हुआ, किसी मेन इंस्टॉलेशन को वो हिट नहीं कर सके अल्लाह ताला के फजल से। सिक्योरिटी का एक माहौल ऐसा था कि जिसमें ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके जहां ये जाना चाहते थे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज पूरी तरह मुतहरिक है कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का खात्मा होगा और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इनके पकड़े जाने से एक बहुत बड़ा एक रैकेट अनकवर हुआ है और हम अपने शहरों को और शहरियों को महफूज करने के लिए तमाम इक़दाम इंशाअल्लाह ताला उठाएंगे। तमाम इक़दामात उठाए जाएंगे। तज़ारड़ ये कह रहे थे। उधर पेशावर में फेडरल कांस्टेबल हेडक्वार्टर पर फितना और खवारिज का बुज़दिलाना हमले का जो मुकदमा है नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुल्की सालमियत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात को भी शामिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तीनों दहशतगर्द अफगान थे जिनके फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए गए हैं। उनकी फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं, फिंगर्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक
का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। जो बीडी ने जो सारे एक्सप्लोसिव्स और ये चीज़ें ली थी उनका भी सारा एनालिसिस और जो पिछले इंसिडेंट्स के साथ अगर कोई मैचिंग है वो भी इस वक्त अंडर प्रोसेस है। दूसरी जानिब पाक अफगान तिजारती रास्ते बदस्तूर बंद हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मसाइल को हल करने की बजाय भारत के साथ मतवातर कुर्बत बढ़ा रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, नतीजा क्या निकलेगा, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, दिफाई तजज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, ये जो कहा गया है कि ब्लड एंड बिजनेस एक साथ नहीं हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे कितना असरअंदाज हो रहा है अफगानिस्तान? देखें, इससे बहुत ज्यादा हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके सामने हमने हमेशा अफगान अवाम का ख्याल किया। हमने कभी लॉजिस्टिक पर नहीं रोका इनको। आटा, चीनी, दाल, फर्टिलाइजर, अफगान ट्रांजिट, जो कुछ हो सकता है हमने कभी नहीं रोका इनके लिए कि ताकि अफगान अवाम को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन साथ कम से कम आप अपना काम, आप उधर से क्रॉस टेररिज्म कर रहे हैं हमारे पर, तो तभी उन्होंने कहा कि खून और बिजनेस इकट्ठा नहीं हो सकता। तो अब जब हम ये रोका है तो इनको अब समझ आ जाएगी। अब जो भागते फिर रहे हैं, कभी इंडिया जा रहे हैं कि हम ट्रेड कहाँ करेंगे, करके देख लें। ये ना एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, हमारी एयर स्पेस इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये 4-5 घंटे के डिटूर जो मारेंगे, आप सोचेंगे कितनी महंगी चीजें पड़ेंगी जब सेंट्रल एशिया के थ्रू ये लेके जाएंगे सामान को। और इनको समझ आ जाएगी कि इनके साथ कितनी ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को नुकसान होगा। और उसके बाद टाइम जो उसने एक महीना, ये कम से कम भी जो है वो इनको 10-15 दिन फालतू लग जाएंगे वहां पर ले जाने के लिए, अगर बाहर भी लेके जाते हैं। तो आप इससे देखेंगे इनको कितना नुकसान होगा। हमने हमेशा इनका ख्याल किया। हमने क्या मांगा? एक चीज सिर्फ कि अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इनको इस्तेमाल न करने दे। ये इतने थैंकलेस लोग हैं कि ये इतना हमने इनके साथ हर चीज में मेहरबानी करते हैं, ये इतना नहीं कर सकते कि आपने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रखी हुई है उनको आप रोक नहीं सकते हैं। और उनमें ज्यादा अफगानीज होते हैं। अब तो बहुत ज्यादा अफगानीज आ रहे हैं। 1 नवंबर के महीने में 206 टेररिस्ट में मारे हैं और उसमें काफी ज्यादा तादाद में अफगानी तालिबान भी हैं। आप ये इमेजिन करिए। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, ये जो एयर कार्गोज का सिलसिला शुरू हुआ है भारत के साथ, ये कमी पूरा कर सकेगा? जो तिजारत की कमी है, जो वसाइल की कमी है वहां पर, जिसको वो पूरा किया करते थे अपने बॉर्डर के जरिए। यही मैं बता रहा हूँ कि ये आप सोचें कि हमारे ऊपर से इंडिया की फ्लाइट गुजर नहीं सकती है। रास्ता तो यही है। या फिर डिटूर बहुत ऊंचा मारेंगे, 4-5 घंटे और फालतू लेके जाएंगे। आप सोचेंगे ये कितना सामान ले जा सकेंगे, कितना महंगी इनको कॉस्ट ऑफ वो आइटम पड़ जाएंगी, कमोडिटी आइटम्स होंगी, जो भी होंगी, पेरिशेबल आइटम वैसे खराब हो जाएंगी। आप उसको ये देखें। तो ये सारी देखते हुए ये 2-3 हफ्ते की बात है। अच्छा। ये जो बेचारे देखिए कैसे आपके पाँव में गिरेंगे आके। ये खुद ब खुद जैसे हमने जब ये इन्होंने हमारी पोस्टों में कब्जा किया था, हमने जब इनकी पोस्टों में कब्जा कर लिया और पेटके में हमने जब गुलबहादुर के इलाके में जाके हमने एयर स्ट्राइक की और 60-70 फौजी मारे, तो इन्होंने सफेद झंडे रेस किए और इन्होंने जाके वहां पर खुद को सीज़फायर की रिक्वेस्ट की बात की। बेड़ी साहब, आप सही कह रहे हैं, इन्हें मसाइल तो फेस करने पड़ेंगे और सिर्फ ये जो अभी इतनी कुर्बतें इनकी बढ़ रही हैं हमसाया मुल्क के साथ, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैं, क्योंकि उससे तो कॉस्ट इतनी ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगी कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरीके से। और इस तरह की तिजारत जो ये चाह रहे हैं करने के लिए, आपको क्या लगता है कि तालिबान को अब समझ आ जानी चाहिए? क्योंकि हमने बार बार मुज़ाकरात भी किए और वो इसीलिए किए ताकि सिचुएशन जो है वो बेहतर रहे। ये भूल चुके हैं कि हमने इनको कैसे होस्ट किया है हमेशा, लेकिन पाकिस्तान चूंकि अमन का दाई है, हमेशा अमन की बात करता है, अपने दोस्त ममालिक के कहने पर मुज़ाकरात के लिए भी बैठ जाता है, मुज़ाकरात की मेज पर। जो पहले हो रहा था वो भी, और अभी भी यही बताया जा रहा है कि कुछ डेलीगेशंस जो मौजूद हैं उनके सामने भी यही बात रखी गई है और वो सालिसी कराएंगे। तो पाकिस्तान बगैर किसी मौसर जवाब दिए क्या मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा? नहीं, देखें, आई थिंक हमने अब इनसे मुज़ाकरात इस तरह नहीं करने हैं। डीजीएसपी ने भी ये बात की है कि पहले हमें ये यकीन हो, काबिल तस्दीक बात हो कि इन्होंने ये ख्वारिजियों के खिलाफ एक्शन करना शुरू कर दिया है, इनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रोक दिया है, इनको बॉर्डर से पीछे धकेल रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान की तरफ रुख ना कर सकें, पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना कर सकें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना कर सकें।
देन वी विल सिट ऑन द, और उसके बाद इनको इतने इकोनॉमिक लॉजिस्टिक की तकलीफ होगी कि हम चाहते हैं कि हम आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से इनसे बात करें, और नंबर 2 हाई मॉरल ग्राउंड पे बात करें, क्योंकि जब भी आप टेबल पे बैठते हैं तो जितना आप स्ट्रांग होकर बात करते हैं उतने ही आपको। तो ब्रिगेडियर साहब, इनकी गारंटी कौन लेगा? अगर बात यहाँ तक आ जाती है तो इनकी तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहां ये रहे हो वहां ये खूनरेजी कर रहे हैं, और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है वो हमारे सामने। देखिए, वो भी टर्की का डेलीगेशन दोबारा बड़ा हाई लेवल आने वाला है, वो उनके अपने एक मसाइल थे इसलिए डिले हो गया था। उसके बाद ईरान ने भी इसको उनको ऑफर की कि हम करते हैं, तो ईरान सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है अफगानिस्तान के अंदर। नॉर्दर्न लाइन्स को ईरान ज्यादा सपोर्ट करता है, तो उनकी कंट्रोल में है, क्योंकि इनकी ना तो गवर्नमेंट ये कोई पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है, एथनिक बैलेंस नहीं है, फिर उसको इलेक्शन गवर्नमेंट है। 4 साल से ये आई थी, थोड़ी से ना इन्होंने इलेक्शन करवाए, ना जमहूरियत लेकर आए हैं, ना कोई अवाम के हकूक का ख्याल करती है, ना खवातीन के हकूक का ख्याल करती है, ना इनके 4 साल में किसी एक मुल्क से सफारती ताल्लुकात नहीं है, इंडिया से भी ताल्लुकात नहीं है इनके। तो आप ये देखेंगे किस तरह की हुकूमत चला रही है। अब अवाम को सोचना चाहिए कि क्या आपने इनके जुल्म बदवी के साथ ही रहना है, या आप उनको चेंज करने, आप अपनी कुछ जमहूरी हुकूमत लेकर आए, अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, ताकि आप भी सुख का सांस लें, हम भी आराम से। डीजीआईएसपीआर साहब ने भी यही बात की है कि ये तो वहां की आवाम ने फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं, हम इस तरह की किसी तब्दीली में ना तो कोई हिस्सा डाल सकते हैं और ना ही हम ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि डीजीआईएसपीआर ने तो साफ बता दिया है कि इस वक्त जो है बातचीत से जो तालिबान को राम करने की कोशिश है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन हम देखा कतर और फिर तुर्की है, ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ्रंट फुट लिया और फ्रंट पर आकर जो है मामलात हल कराने की कोशिश की है मुख्तलिफ खित्तों में, और वो यहां पर भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की दिलचस्पी आपको कैसा लगता है कि कितनी कारगर साबित होगी इस चीज की डी एस्केलेशन में? आई फील कि ईरान सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है अफगानिस्तान के अंदर, और इसलिए ईरान ने किया, पाकिस्तान उसको वेलकम भी किया है। एंड आई थिंक अगर चाइना और ईरान ज्यादा प्रॉपर वेट डालें अफगानिस्तान के ऊपर तो ये मसला हल हो सकता है। चाइना क्योंकि अफगानिस्तान में माइन मिलर भी निकाल रहा है, इनको हर हफ्ते पैसे भी दे रहे हैं, डॉलर भी दे रहे हैं, और साथ हमें चाहिए कि अमेरिका से खुल के बात करें कि आप जाते हुए $7.2 बिलियन का वेपन एमुनिशन छोड़ गए हैं जो इनके हाथ लग गया है, तो दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपको चाहिए कि कम से कम आप इनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट करें वो बंद करें, इनका असला जो आप छोड़ के गए इनसे वापस लें, और पाकिस्तान को आप मैचिंग वेपन एटलीस्ट मिलिट्री सपोर्ट दें कि आप EPC दें, नाइट फाइटिंग केपेबल आपको हेलीकॉप्टर दें, नाइट फाइटिंग केपेबिलिटी दें, ताकि आप इनके साथ वो सारी चीजें जो लेटेस्ट हैं हम इनके साथ मुकाबला करें। और फिर वहां पर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अकेला 24 मुल्कों का ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अकेला मुकाबला कर रहा है। तो देन दैट मीन्स कि आपको दुनिया को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को, अमेरिकन को, कि आप मुल्कों को तनहा छोड़ के अफगानिस्तान में गन डाल के चले गए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अभी हमारा इतना एक स्ट्रक्चर बढ़ गया, हमने जो मार के हक में फतह हासिल किया, हमारी फौज का, हमारे सिपा सलार को, फील्ड मार्शल को दुनिया इस वक्त मानती है, एक्सेप्ट करती है, उनकी बात को सुनती है। तो हमें दोबारा जाके ये जोर से बात करनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए दोबारा पार्ट और इंडिया को नकेल डालने वो ये सब प्रॉब्लम। हाँ, और ब्रिगेडियर साहब चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि इंडिया की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, बल्कि वो जो एक्स का नया फीचर है वो लोकेशन वाला, उससे भी तो पता चला है कि जितने पाकिस्तान के खिलाफ अकाउंट्स यूज हो रहे हैं वो सब इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और सोशल मीडिया से ये अफगानिस्तान के, तो ये मिल के जो एक उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई हुई है उसको भी देखने की बात है। और ये हमेशा दिन का गोदी मीडिया को तो बात ही यही है, और हर वक्त ही तैयार रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने अटैक किया कल, बिल्कुल यही पूछना चाह रहे थे कि 3 मुख्तलिफ सूबों की बात कर रहे हैं, कुन्नड़, पख्तिका और जो खोज में। बात ये कि पाकिस्तान एक बड़ा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मुल्क है, बड़ा अभी अपनी इतनी बड़ी फौज को नाक से चबाए हैं, उसको सिफारिश दी है। आप क्या चीज है, ना आपका फौज है ना कुछ है। हमने जब करना हो तो डंके की चोट पे करेंगे, खुल के करेंगे, ऐलान करके करेंगे, और आपके
लीडर्स को मार के, स्क्वाजी को मार के बताएंगे कि हमने इतना नुकसान आपका किया। हमने जब पटकिया में गए हैं, गुल बहादुर गए हैं, तो हमने अनाउंस किया कि हम गए हैं, हमने एयर स्ट्राइक किए हैं, हमने 60 सदर ख्वाजी मारे हैं, आपके कमांडर्स को मारे हैं। तभी तो आपने सफेद झंडे रेस किए थे कि जी खुदा के लिए बचाओ, मैं मत मारो। तो ये मेरे ख्याल में ये इनको सिर्फ पैसा चाहिए। ये एक गिरोह है जो वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इनको कोई अवाम से कोई ताल्लुक कोई नहीं है। ये पैसा कमा रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक ये चला रहे हैं। दैट्स द एंड ऑफ इट ऑल। इनका कोई ताल्लुक। और अभी जब इनको इकोनॉमिक हमने जो लॉजिस्टिक्स इनकी रोकी है, आप देखेंगे क्या हाल है। हमें तो ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कारोबार, इनको नुकसान होगा। 3 ट्रिलियन रुपीस का एक साल में पाकिस्तान को नुकसान होता था। और वही वापस ले जाते थे, ये वहां से सामान सारा वापस आता था और पाकिस्तान में बिकता था और हमारे ट्रेड्स को नुकसान होता था। और इसी गांव में टेररिस्ट भी आते थे, स्मगलिंग भी होती थी, नार्कोटिक्स भी आता था, हर चीज यहाँ पर की जाती थी। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से ये भी बंदिश है। और अभी हमें अफगान रिफ्यूजी जो है ना इलीगल, इनको जबरदस्ती भेजना चाहिए। ईरान ने 10 लाख निकाल दिए, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ताकि ये जाएं। यही ब्रीडिंग प्लेस है, यहीं पर भी सहूलतकारी होती है दहशतगर्दों को, यहीं पे ये कुछ व्यापार बनते हैं, यही ऑपरेट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक अफगान जो ताल्लुकात और जो कशीदा सूरत हाल बनी हुई है, जो उनके रीसेंट इल्जामात है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मैदान मार चुकी है और हुकूमत तहरीक इंसाफ को बार बार जीत याद करवा रही है और मकबूलियत के दावों पर बात कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि ज़िमनी इलेक्शन कई लिहाज से मुनफरिद थे। इलेक्शन गाली गलोच की बजाय पुरअमन माहौल में हुए, लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पंजाब के आवाम ने खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। एक मुनफरिद इलेक्शन था जिसके अंदर गाली गलोच, नफरत, फसाद और उसके मुकाबले में खिदमत, कारकर्दगी, जो आम आदमी की खुशहाली है, उसके बीच में ये इलेक्शन था। इलेक्शन के अंदर जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, ये इस बात की जो है वो गमाजी करता है कि लड़ाई मार कुटाई और उसकी तरफ जब फोकस रखोगे तो केपीके के लोग वोट नहीं डालेंगे। और केपीके के लोगों ने बहुत शऊर का मुजाहरा किया है। अब किसी नाकदे कोके वाले गाने के ऊपर या अब किसी जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर नफरत, तकसीम, चोर, डाकू, पकड़ लो, गिरा दो, हम वफाक जो है वो कब्जा करने आ रहे हैं, ये लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। इनकी जो फितना फसाद की सियासत है उसके ऊपर लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, ये इनका कसूर है। फिर मुनाफकत ये है कि हमने बायकॉट किया था। तो इनके मुकद्दर में रोना और जो है वो धांधली का जो है वो डंडोरा पीटना, इनके मुकद्दर में इतना लिखा है, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। ये अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। उधर गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, मगर फैमिली समेत तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी और बानी पीटीआई की बहनों ने धरना दिया जो कई घंटे तक जारी रहा। बाद में फिर रावलपिंडी पुलिस और जो बानी पीटीआई की बहनें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना फिर खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाका से चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर बार उम्मीद लेकर आते हैं, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हर मर्तबा हम उम्मीद के साथ आते हैं कि मुलाकात होगी। आवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हर मर्तबा आ रहे हैं और ये समझते हैं कि आपके खान साहब से मुलाकातें न करना, उनको आइसोलेशन में रखना बेतहाशा ज्यादती है। ऑर्डर मौजूद है कोर्ट के, ये अक्टूबर 2023 से ऑर्डर है, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। जहां तक बाय इलेक्शन का ताल्लुक है तो अफसोस हुआ है कि हरिपुर में हम अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके। केपीके की हुकूमत भी बेबस नजर आई। अब तो यूं लग रहा है कि इंतखाबात के मामले में केपीके समेत हर जगह में किसी और का सिक्का चलेगा। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत अदालतों को हर हाल में अपने पंजे में रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी अमल में हुकूमत का साथ दिया। 27वीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी
नई अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इसमें मजीद जो तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके बाद हुकूमत उनको हर लिहाज से अपने पंजे में रखना चाहती है, तो आज़ाद अदलिया का तस्वुर कहाँ रहेगा। तो ये जी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन, इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद क़य्यूम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। खालिद साहब, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, जो नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और उसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि कारकर्दगी को वोट मिला है। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी यही कहा। आपको क्या लगता है, कारकर्दगी इसकी बेसिक रीज़न है या फिर अवाम वैसे ही ज़िमनी इंतखाबात में जो हुकूमत में होता है उसे ही वोट देते हैं? देखिए, ये भी दुरुस्त है कि जिस पार्टी की भी हुकूमत हो उसमें ज़िमनी इंतखाबात में उसका असर जो है वो यकीनन होता है। लेकिन ऐसी मसाले भी हैं कि जब पंजाब के अंदर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे 20 से ज़्यादा नशिस्तों पर। तो उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो थे वो हार गई थी और PTI जो है वो जीत गई थी। और जिसके नतीजे में फिर आपने देखा कि सूबे के अंदर जो है जो हुकूमत थी नून लीग की वो भी जो है वो मुतासर हुई, ख़त्म हुई। लेकिन ज़्यादा अमूमन ये है कि जिस हुकूमत का कंट्रोल ज़्यादा हो तो फिर नताइज जो हैं उस पर हुकूमतें जो हैं अमूमन उसी पार्टी की तो खालिद साहब ये भी तो देखिए, हरीपुर में तो हुकूमत थी PTI की, वो भी हार गए वो। अच्छा, देखिए कि जो असल वजह ये है कि PTI ने अभी पूरी तरह उस तरह अपनी एक स्ट्रेटजी जो है उनकी भी लगता है कि इस इलेक्शन में नाकाम रही है। और उसमें ख़ास तौर पर ये जो हरीपुर का इलेक्शन जो है वो PTI हारी है। पिछले इलेक्शन में उमर अयूब ने इसी हल्के से 1,92,000 वोट हासिल किए, यानी 2 लाख के करीब वोट हासिल किए थे। और अब देखिए कि वहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके वोट जो हैं वो बढ़कर जो हैं वो 1,63,000 हो गए हैं। और उमर अयूब की जो अहलिया हैं उनके वोट कम होकर जो है 1,20,000 हो गए हैं। तो इस तरह वहाँ पर भी जो है ये एक चैलेंज PTI के लिए पैदा हुआ है कि उनकी जो होम ग्राउंड थी और जहाँ पर उनकी हुकूमत थी और जहाँ पर उनकी बेपनाह मकबूलियत थी, वहाँ पर ये जो नताइज आए हैं ये तो खालिद साहब, क्या ये बहुत शोर थे कि वहां से तो ये जीत जाएंगे? क्योंकि ये क्या स्ट्रेटेजी थी कि बाकी सब जगहों से बॉयकॉट किया और 2 जगहों के लिए इन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ेंगे, इन 2 का भी बॉयकॉट कर देते? क्या ये बहुत ज्यादा शोर थे कि यहाँ से तो हमें ये सीटें मिल ही जाएंगी? मैं समझता हूँ कि ये कंफ्यूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी और तमाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए फिर एक ही सोच और एक ही जो है हिकमत अमली के तहत जो है वो या इलेक्शन लड़ना चाहिए था तमाम हल्कों में, या किसी भी हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। और इसमें एक वजह ये भी आई कि PTI के अंदर जो एक मायूसी का एक एलिमेंट है, क्योंकि पिछले 2 साल जो हैं वो हो चुके हैं, बानी PTI जो हैं वो जेल में हैं और PTI उनको जेल से निकालने के लिए कोई बड़ा पावर शो भी नहीं कर सकी, कोई उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब भी नहीं हो सकी। और फिर ख़ास तौर पर ये जो 2 तरामीम आई हैं जिसमें 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम, इससे भी मैं समझता हूँ कि PTI के लिए कई रास्ते जो हैं बंद हो गए, वो बंद हुए हैं। बिल्कुल ऐसे खालिद साहब, हमें ये भी नज़र आ रहा है कि PTI के जो प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं वो भी फेल होते जा रहे हैं। असेंबलियों के बाहर जो ये भूख हड़ताल करते हैं वो लंच से लेकर डिनर तक होता है, उसमें तो अमूमन लोग नहीं खाते और हम देखते हैं कि डिनर पे फिर वो हड़ताल ख़त्म हो जाती है। उसी तरह आपको लगता है कि जो अभी 20 दिन के करीब हो गए हैं बानी PTI से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, तो ये भी वजह हो सकती है कि डायरेक्ट लीडर की जानिब से कोई उनको जो अहकामात नहीं दिए जा रहे, तो जो ग्रुप्स हैं वो रस्साकशी कर रहे हैं आपस में?
देखिए कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो तनाव है, जो कशमकश है, जो तकसीम है, उसने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और पिछले दिनों पीटीआई के कुछ साबिक रहनुमाओं ने एक कोशिश की और एक मुफाहमत का एक रास्ता निकालने के लिए जो पीटीआई की क़यादत है जेलों के अंदर, उनसे मुलाकातें की और हुकूमती शख्सियात और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। लेकिन हमने देखा कि जो पीटीआई की क़यादत है उसकी फिर तोपों का जो रुख है वो हुकूमत की बजाय फिर ये अपने जो उनके साबिक लीडरान हैं उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो भी पीटीआई की जो लीडरशिप है वो भी आसान हदफ जो है वो हासिल करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से देखिए कि पीटीआई जो है पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर एक बड़ी अब भी पीटीआई की एक अच्छी खासी तादाद है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है और पार्लियामेंट के बाहर भी पीटीआई जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। इसकी कई वजूहत हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें सियासी स्पेस सिर्फ पीटीआई की कम नहीं हुई। मैं समझता हूँ मजमूई तौर पर ही पूरे मुल्क के अंदर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस भी कम हुई है। तो आप नहीं समझते कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं उनकी स्पेस भी कम हुई है, पार्लियामेंट की स्पेस भी कम हुई है और पार्लियामेंट ने भी कई मकामात पर बहुत ज्यादा जो है वो सरेंडर किए हैं अपने इख्तियारात। तो ओवरऑल मजमूई तौर पर जो है ये जो इस वक्त मॉडल चल रहा है गवर्नेंस का, उसमें मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों की मजमूई तौर पर स्पेस जो है वो कम हुई। खालिद साहब, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कल वो भी शिकवा खुना थे, 27वीं तरमीम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। आकर उन्होंने कहा कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार का उनका शिकवा कहीं जायज़ भी है? वो कह रहे हैं इस बार तो हमसे बात भी नहीं की गई 27वीं तरमीम के लिए, तो क्या जाना चाहिए था हुकूमत को मौलाना के पास, उनसे बात करनी चाहिए थी? और दूसरा ये कि इन फ्यूचर अगर मौलाना को मना लेती है हुकूमत किसी भी तरह से, तो मौलाना आपको कहीं ना कहीं हुकूमती कंटेनर पर सवार दिखाई देते हैं? देखिए, मौलाना जो है वो पहले भी जो है वो कंटेनर के करीब ही हमें नजर आए हैं, बहुत ज्यादा 26वीं तरमीम पर भी और करीब जरूर नजर आए हैं। और अब आजकल देखिए जो ये ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उसके बाद कई किस्म के तजिए और सियासी पेशीनगोइयाँ हो रही हैं पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से। तो देखिए कि जो इससे यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने दीगर जो छोटे इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाकर जो है वो उसको सादा अक्सरियत जो है वो मिल जाती है। लेकिन सारे मसाइल जो हैं ये इस निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम जो है इसमें सिर्फ सादा अक्सरियत जो है वो मैं नहीं समझता काफ़ी है, क्योंकि इस निज़ाम को अभी मज़ीद जो है वो आगे मजबूत बनाने के लिए 28वीं तरमीम बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम को कायम रखने के लिए, इस निज़ाम की हिफाजत के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी समेत जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके साथ भी रुआबत जो है वो कायम रखने जो है पड़े, क्योंकि तरामीम के लिए तो यही लोग पेश पहले भी रहे हैं। 26वीं तरमीम में हमने देखा, 27वीं में भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल थी उस पर गुफ्तगू हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आपने सुना होगा एज इज जस्ट अ नंबर। वैसे तो ये अक्सर इस्तेमाल होता है कि जब कोई ज्यादा उम्र का शख्स कोई कारनामा सर अंजाम देता है, लेकिन आज हम एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे 12 साल बच्चे के साथ जो अपनी उम्र से भी बड़े कारनामे कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जैद। कम उम्र के बावजूद बड़े बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त देने वाले 12 साल सैयद मोहम्मद जैद ने बैतुस्सलाम ओलंपियाड 2025 का अंडर 17 बैडमिंटन टूर्नामेंट
जीत लिया है। जैद ने न सिर्फ अपनी रफ्तार, महारत और हिकमत अमली से अपने से बड़े और ज्यादा तजर्बाकार खिलाड़ियों को आउट क्लास किया, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में एक खास एतमाद और टैलेंट दिखाया। बैडमिंटन शटल टाइम BWF जैद ने पाकिस्तान मिनी टूर्नामेंट में भी सिल्वर मेडल जीत लिया है और अब वो जल्द नेशनल्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें एक स्टार प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। जैद हमारे साथ मौजूद हैं। जैद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? राइट जैद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप चैंपियन बनकर उभरे हैं और मेडल आपने जीता है। सबसे पहले ये बताइएगा, ये शुरू कब किया आपने? अभी 12 साल के हैं, तो कब से खेलना शुरू किया आपने? जी, जब मैं 9 years old तब मैंने खेलना शुरू किया था। ऐसे ही जैसे प्रॉपर नहीं खेलना शुरू किया था, ऐसे ही खेल लेता था 1-2 दिन जाके हफ्ते में। उसके बाद फिर जब मैं 10 साल का हुआ तब मैंने प्रॉपर खेलना शुरू किया। तो आपने प्रॉपर खेलना कैसे शुरू किया? आपको लगा कि मैं इसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन बन सकता हूं, तो मुझे इस चीज को आगे परस्यू करना चाहिए और इसी में जो है वो ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए? जी, जब मैं 10 years का था तो मैं खेलता था अपने दोस्तों के साथ और आई हैड द कॉन्फिडेंस, आई हैड द टैलेंट, आई यूज्ड टू बीट देम सो इजीली। सो माय फादर सेड दैट ट्रेनिंग लगवा देते हैं तो इस स्पोर्ट को कंटिन्यू करते हैं और मेरा भी पैशन था, आई लाइक्ड इट सो कंटिन्यूड। राइट, तो जैद ये बताएं कि आपको खेलने में मुआवनत कौन देता रहा? आपके घर में से खासकर आपके बहन भाई मौजूद थे या आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया इस दौरान? मेरे घर में से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे मेंटली, फिजिकली और मेरे अब्बू ने हर टूर्नामेंट में मेरी सपोर्ट की, मुझे मोटिवेट किया और रिजल्ट। जबरदस्त। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी प्लेयर के लिए, वैसे भी किसी स्टूडेंट के लिए भी। अच्छा जैद, ये बताएं कि आप किस ग्रेड में हैं और दिन में कितनी देर आपको बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मैं अभी ग्रेड 7 में हूँ, एलिक्सर स्कूल, और दिन में मैं कोई 2-3 घंटे प्रैक्टिस में 2 घंटे करता हूँ, बाकी ओवरऑल टाइम, प्ले टाइम मेरा 3 hours हो जाता है मैक्सिमम और बाकी टाइम में मैनेजमेंट। राइट जैद, ये बताइएगा कि अमूमन समझा जाता है कि जो बच्चे खेलों में ज़्यादा अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो खेलों में इतने अच्छे नहीं होते। आप कैसे हैं पढ़ाई में? पढ़ाई में आई एम ओवरऑल गुड, लाइक मेरे 80% आ जाती है और मेरे अब्बू का ये मानना है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे हो जाते हैं। अरे ये जबरदस्त बात की आपके अब्बू ने, और वाकई ऐसे भी होता है कि कई जगहों पर अली दोनों टैलेंट मौजूद होते हैं, पढ़ाई वाला भी और दूसरा स्पोर्ट वाला भी। अच्छा ये बताएं जैद, अभी तक आपने कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से मेडल्स जीते हैं आपने और कितने मेडल्स हैं अभी आपके पास? मैंने अभी तकरीबन 4-5 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग की है, इतने मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मैंने पहला मेरा टूर्नामेंट था शटल टाइम BWF का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल लिया। वो मैंने जब अभी रिसेंटली वो था 2 महीने हुए होंगे मुश्किल से। उसके बाद फिर अभी मैंने बैतुल-सलाम ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, उसमें गोल्ड मेडल लिया। उससे पहले मैं नॉर्थ नज़वा जिमखाना के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्कूल के उससे भी कि हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और शाइन कर सकें। जैद, वी कैन टेल आप खेल में तो अच्छे हैं ही, वो तो हम देख ही रहे हैं, बट यू रियली आर्टिकुलेटेड एज वेल। जब आप बात कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि हम किसी 12 साल से बात नहीं कर रहे, अच्छी खासी बातचीत कर लेते हैं आप। अच्छा ये बताइएगा कि आपने नेशनल्स की तैयारी शुरू कर दी है और नेशनल्स की तैयारी में आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर रहे थे? आपकी तैयारी में क्या डिफरेंट है? नेशनल्स की तैयारी में मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ और मतलब रेगुलर भी हूँ। वैसे मैं ट्रेनिंग इतनी नहीं करता था, अब मैंने शुरू की है तो मैं रेगुलर हूँ ज़्यादा, मेरी वो मोटिवेशन बढ़ गई है, मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ अभी। ठीक है जैद, बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे इंशाल्लाह नेशनल खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल भी खेलना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलना है। इंशाल्लाह जैद, वी विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान को आप जैसे होनहार तालिब इल्म और स्पोर्ट्समैन की ही ज़रूरत है और आप अपना लोहा मनवा रहे हैं।
ये जो इस वक्त बैडमिंटन का कोर्ट है, और आप जल्द ही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक, टॉप ऑफ द आवर एक बार फिर हाजिर हैं, और इस घंटे में भी बहुत कुछ है। हम क्रिकेट पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे स्मॉग के जो असरात हैं, गले और नाक पर जो असरात हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या एहतियाती तदाबीर आप कर सकते हैं और अपने आप का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इस वक्त शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में अचानक बच्चों में बोलने में ताखीर का जो मसला है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज हमारे साथ मेहमान है इरम शहजादी साहबा, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं और स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं। इनको हमने पहले भी मदऊ किया था, इनको ज़हमत दी थी, और हमने इनसे सीखा ये था कि जो आजकल हर तरफ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, और वो है स्पीच डिले के हवाले से। बच्चे जो हैं उनके बोलने में उनको ना सिर्फ मुशक्क़त बल्कि वो देर हो रही है, और उसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके हवाले से इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन ये जो रीज़न्स हैं इसके बढ़ने की वजह, एकदम ये क्यों इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। और जब हम स्टैट्स वगैरह को देखते हैं तो 2010 के बाद हमें इसमें जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है स्पीच डिले के हवाले से। इरम साहब बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं सवाल की जानिब जाऊँ, आपकी हाल में किताब आई है और उसका नाम है इश्क के रंग हज़ार। खूबसूरत, आपकी हम सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे शायरी के वो पढ़ते रहते थे, लेकिन एक किताबी फॉर्म इसको आना, और बहुत ही खूबसूरत किताब है इश्क के रंग हज़ार। इस किताब पे एक तबसरा जो है वो बाद में कर्ज है वो उस पर करेंगे, लेकिन आप ये बताइएगा कि जो स्पीच के हवाले से, स्पीच डिले के हवाले से हम देख रहे हैं बहुत ही एक तो ऑब्जर्वेशन होती है, मुशाहिदा, वो तो हम नाज़रीन में से भी हर बंदा जो है उसको मालूम है कि हमारे आसपास स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, लेकिन स्टैट्स भी यही कह रहे हैं। वजह क्या है? वजह सबसे पहले तो ये कि पहले तो हम ये देखेंगे ना स्पीच है क्या और उसके डिलेज क्या है। पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें यह है कि हम पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। जब भी हम सबसे पहले स्पीच की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, उसमें रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दो ये चीज़ें होती हैं, जिसमें हम लैंग्वेज पे बात करते हैं कि हम रिसीव क्या कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं, ये रिसेप्टिव लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या है कि हम अगर लिख रहे हैं या स्पीच के थ्रू बोल रहे हैं तो वो फिर वो हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि अगर तो बच्चा कमांड फॉलोइंग कर रहा है, इन चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद आती है हमारी स्पीच के बच्चा उसको बोलेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पर जब स्पीच की बात आती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी और फिर वॉइस। स्पीच इन तीन चीज़ों से मिलके बनती है, ठीक है। उसमें हमने तीनों चीज़ें देखनी है। आर्टिकुलेशन में क्या कि हमारी आर्टिकुलेटर्स हैं, जो हमारे लिप्स, टंग, जॉ, टीथ, ये सब आर्टिकुलेटर हैं। आवाज़ इन्हेंस होती है यहाँ पर आकर, और फिर जब शेप आती है वो इन आर्टिकुलेटर्स की वजह से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इशू है, उसके अलावा फिर फ्लुएंसी पे जाते हैं हम, उसमें कि बच्चा किस फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है, थोड़ा सा हकला कर बोल रहा है, प्रेशर के साथ नहीं बोल रहा, किस तरह से बोल रहा है, वो चीज़ें देखनी है। और फिर आवाज़ कि उसके बच्चे की आवाज़ बॉडी में है, बहुत फटी हुई है, किस तरह से, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर स्पीच में उसका एक प्रॉपर एक शेप में आती है आवाज़, और उसके बाद जो अल्फाज बनते हैं, इन चीज़ों को देखना है। इसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, किस किस जगह पर आर्टिकुलेशन में आ रहे हैं, उसकी वॉइस में आ रहे हैं या फ्लुएंसी में आ रहे हैं। तो असल जो फिर अगर कॉजेज़ की तरफ आते हैं, ये तो चीज़ें होगी ना कि ये हमने देखनी बात किस किस चीज़ पर करनी है, हमने फोकस किस किस चीज़ पर करना है। वॉइस का और जो आर्टिकुलेशन आप जिसको कह रहे हैं, तो काफ़ी हद तक फिजिकल, हाँ जी, अनॉटमी है, लेकिन ये कि लेकिन इसका ताल्लुक इस तरह से है ना कि देखें कि अगर एक बच्चा किसी स्ट्रेस में है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उसकी आवाज कांपना शुरू हो जाएगी, और वो बहुत प्रेशर के साथ या तो बोलेगा या बोलेगा ही नहीं, पैसिव हो जाएगा। हाँ जी, या बच्चा पैसिव हो जाता है ना फिर। तो ये चीजें भी हमें देखनी है। इसका सिर्फ ये कि फिजियोलॉजी ही इम्पैक्ट नहीं कर रही होती है, बल्कि जो उसका सोशल प्रेशर आ रहा होता है बच्चे के ऊपर, वो भी आवाज़ के ऊपर, उसकी फ्लुएंसी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं रीजंस की, कॉजेज़ की, तो उसमें हमें सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा हमें एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है वो है स्क्रीन टाइम। स्मार्टफोन्स, हाँ जी, स्मार्टफोन्स हैं, वो किसी भी सूरत में है ना, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ कर रहा है बच्चा, टैबलेट पे है या उस पर फ़ोन पे, और वो इस कदर ज़्यादा बढ़ चुका है। उसमें यह कि मदर्स
घर में ये कि एक तो हम बच्चों को, जैसे अभी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी, कि बाहर निकालने से बेहतर समझते हैं कि हम बच्चा घर में सेफ है और बच्चे को हम दे दें, और बच्चे मदर्स अपने काम कर रही हैं, या अब ज़्यादातर फीमेल वो भी जॉब करती हैं, और बच्चे को ये कि चलें ये बच्चा ईजी बैठा है, तंग नहीं कर रहा, मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई मसला नहीं। अब ये भी नहीं देखते बच्चा क्या देख रहा है, क्या वो परसीव कर रहा है, ये भी चीज़ें नहीं है। वो वही बात आ गई कि रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी क्या है, वो क्या परसीव कर रहा है, ठीक है। और उसमें फिर उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, सोशल इंटरेक्शन उसका कम हो गया, फिर जो ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से बच्चा हाइपर हो रहा है, या इसके अलावा फिर जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसका शिकार होना शुरू हो जाता है बच्चा, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अलावा फिर बच्चा हाइपर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी रीज़न ये आती है कि फिर बच्चा पैसिव हो जाता है, बातचीत उसकी रहती नहीं है, सोशलाइज नहीं करता बच्चा, इवन बड़ों के साथ उसकी अपनी ही एक दुनिया, वो उसी दुनिया में खुश है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, और बहुत छोटी उम्र में, जब बहुत छोटी उम्र में, मतलब मैंने ये भी देखा कि 6 मंथ 7 मंथ इसी एज से बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, और वो फिर बाद में पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, और फिर सिर्फ स्पीच डिले नहीं आता, फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और वो हाइपर एक्टिव बच्चा हो जाता है, बच्चा रोता बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, ये वाली सारी चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो पहली कॉज तो ये हो गई। उसके बाद फिर हेयरिंग लॉस, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम है, वो भी, उसमें भी स्पीच का इशू आ जाता है। इसके अलावा फिर अगर न्यूरोलॉजिकल कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी है, उसमें ये कि बच्चा वो जो इश्यूज है ना कि मतलब मसल्स का इशू आ गया है, कोई न्यूरो का ऐसा इशू है जिसने हमें बच्चे की जॉज को, मसल्स को यहाँ से कंप्रोमाइज कर दिया है। लेकिन अगर न्यूरो की बात की जाए या हेयरिंग की बात की जाए, इसका प्रेवलेंस जो है वो ओवरऑल हम जनरली देखेंगे ना कि कितना, मतलब ये फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, वो बहुत कम होगा, वो बहुत कम है, हाँ जी, यानी नेचुरली, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये इस वक्त हो रहा है, ये हमारी कुछ हरकतों की वजह से हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है कि वो जो आप कह रही हैं कि वो स्क्रीन से बाहर निकलता है, तो उसको एक तो वो एक्चुअली वो बच्चा जो है वो ही स्टार्टेड या शी स्टार्टेड टू लिव इन दैट स्क्रीन या उसमें, और वो समझती है कि रियलिटी जो है वो ये है, जब आप उसको रियलिटी से निकालते हैं तो वो उतनी कलरफुल नहीं होती है, ब्राइट, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो बोलता भी नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी है शायद कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, उसमें अब बहुत सारा हमारी जो फैमिली यूनिट जो भी ठीक है, मतलब वो होना शुरू हो गया, लेकिन मसला ये है कि पहले को दादा दादी नाना नानी को बोल लेते थे बच्चे के साथ। बिल्कुल, जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बहुत ज्यादा ये लोरी सुनाई जाती थी बच्चों को, और स्टोरी टेलिंग होती थी, सोने से पहले कहानियां सुनाते थे, और कोई ना कोई ऐसा होता था जो बच्चे को हैंडल कर रहा होता, देख रहा होता, उससे बातचीत कर रहा होता था। क्योंकि होता ये है कि जब स्पीच का जो एक पैटर्न होता है ना, लैंग्वेज परसीव की जाती है, उसमें रिदम बहुत ज्यादा काउंट होता है, जो ब्रेन के एक सेल्स होते हैं, उसका जो एक सिस्टम बनता है ना, जिस तरह पैटर्न एक बनता है, उसमें जो एक रिदम है ना, वो बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट शो करता है। उसकी वजह ये कि जैसे हमने देखा होगा कि टेबल्स हम याद करते थे, या पॉइंट्स हैं या गाने हैं, रिदम में बच्चे को नाम भी समझ आ रही है, वो पूरा पूरा गाना याद होता है बच्चे को। तो वो उस वक्त हम जैसे छोटे होते थे, या हमारा वो उस टाइम जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो हम बहुत ज्यादा मेलोडियां सुनाई जाती थी, पोइम्स होती थी। इवन स्टोरी टेलिंग में फिर ये होता है कि जब कहानी बच्चे को सुनाई जाती है, उसमें फिर क्वेश्चन आंसर का भी एक वो आ जाता है, उससे ये कि बच्चे को हम उसमें ले आते हैं ना, वो एक्सप्रेस करे, वो बोले, तो उससे ये होता है कि बच्चे में तो उसकी लैंग्वेज पे भी इम्पैक्ट आ रहा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, फिर वो उसकी स्पीच का भी इशू रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो इवन के मतलब ये प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है कि अगर हम अपना एक सोशल इंटरेक्शन, फैमिली इंटरेक्शन बच्चे के साथ इस तरह से रखें, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिवली भी किया है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर नहीं रहा, या बच्चे के साथ बोलने वाला कोई नहीं है, बच्चा या तो केयर सेंटर में है या मेड के पास है, छोटा बच्चा है, और मदर अगर जॉब में है, अगर जॉब में नहीं भी है, वो घर पे है, वो कंप्लेन यही होती है कि हम सारा दिन काम करें या बच्चे को देखें या इस तरह से, और वो घर पे भी हो असल जो वो फिर वो एक अपनी एक एक्सक्यूज ये देते हैं कि हमने काम करना है, बच्चा तंग नहीं कर रहा, तो वो उसकी वजह से, चाहे वो वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ है, तो ये हमारे पास बच्चे जब आते हैं, हम पहला एक ही उनसे बात करते हैं, स्क्रीन इसको खत्म करें, लिमिट करें। हाँ जी, बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, तो वो ये होता है कि हम उनको पहली बात ये कहते हैं कि इसका जो है ना,
अगर फिजियोलॉजी में कोई इशू नहीं आ रहा है बच्चे के सारे टेस्ट वगैरह, क्योंकि हमने अर्ली इंटरवेंशन पे काम करना होता है। जब भी हमारे पास बच्चा आता है हमने कुछ प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करना होता है, सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन एक जनरली जो इम्पैक्ट देखने में आता है, फिर हम उसको उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें, वो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बच्चों के ऊपर जो बच्चे हाइपर हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं और स्पीच डिले तो बहुत ही ज्यादा एक मेन चीज आ जाती है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा म्यूट हो रहे हैं। फिर उसमें स्टैमरिंग बहुत बढ़ रही है, स्पीच डिले के अलावा स्टैमरिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है बच्चों में, और बच्चों के पर्सनैलिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं छोटे बच्चों में भी। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच इरम साहबा। नाज़रीन, बल्कि इसको एक मिसाल की तरह ये समझ लेते हैं, एक मिसाल बड़ी आसान फहम दूंगा कि जिस तरह बिल्ली का बच्चा है वो जब ऊन के गोले के साथ खेलता है और वो बेसिकली उसकी एक प्रैक्टिस होती है किसी भी धागानुमा चीज़ से खेलने की कि चूहे की दुम उससे मुमासलत रखती है, तो ठीक है उसकी एक प्रैक्टिस होती है, वो बार बार रिहर्सल करता है, बार बार अपने मोटर न्यूरॉन्स को और बार बार अपने रिफ्लेक्सेस की तरबियत करता चला जाता है और उसको एक परफेक्शन के लेवल पे लेके जाता है और वो बड़ा होकर चूहा मारता है। लेकिन अगर उस बिल्ली का जो बिल्ली बाप या बिल्ली माँ है उसके हाथ में अगर मोबाइल पकड़ा दें और उसमें वो गेम्स खेलता रहे और बहुत अच्छा हो जाए, और बिल्ली बाप और बिल्ली जो माँ है वो इस बात पे बहुत प्राइड करे कि देखिए हमसे बहुत आगे है, कितना ज़बरदस्त तरीके से ये इसके जो हाथ हैं वो कीबोर्ड पे किस तरह खूबसूरती से बड़ी तेज़ से टाइपिंग करता है, बहुत तेज़ी से सर्च करता है और इसको गूगल कितना अच्छा इस्तेमाल करना आता है, इस बात पे वो प्राइड करते रहेंगे तो वो करते रहें, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा बड़ा होके चूहा नहीं पकड़ पाएगा और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अमूमी तौर पर वालिदैन बहुत फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत आगे है, कंप्यूटर और पत्नी किस तरह कैसे इस्तेमाल करता है। ये चीज़ें इस तरह नहीं हैं, बेसिकली वो बिगाड़ पैदा कर रही हैं और आपको उसको फ्री प्ले उसमें बेशक उसको सुपरवाइज ना करें ताकि वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखे और 7 या 8 बुनियादी स्किल्स हैं वो सीखे, बल्कि सुपरवाइज यहाँ पे करें। यहाँ पे सुपरविजन ज़रूरी है, जहाँ पे हम सुपरविजन नहीं कर रहे, जहाँ पे नहीं ज़रूरी वहाँ पे हम ओवरली प्रोटेक्ट कर लिया बच्चे को। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। मौसम के बदलते ही कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और जवान सभी बीमारियों में घिरने लगते हैं, और जिसकी हिना अक्सर बात करती हैं कि 5वां मौसम है ये स्मॉग का है, इसमें तो बहुत तेज़ी से जो है इन्फेक्शंस फैलते हैं। मौसम के बदलते ही जो जल्दी इन्फेक्शंस हैं वो भी फैलने लगते हैं, नज़ला ज़ुकाम भी होने लगता है, बुखार जैसी शिकायत में भी इजाफा होने लग जाता है और हर दूसरा इंसान बदलते मौसम से मुतासर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है। आजकल स्मॉग की वजह से फ़ज़ा भी खासी ख़तरनाक हो चुकी है और ऐसे में खुराक को कैसे बेहतर रखा जाए और कौन सी वर्जिश भी मुस्तकबिल में जो मुस्तकिल बुनियादों अगर की जाए तो सूदमंद साबित हो सकती है, इंसान की कुव्वत मुदाफ़त बेहतर कर सकती है और इन वायरल इन्फेक्शन से बचा सकती है, उन पर हमने बात करनी है। क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, रिलीफ हासिल किया जा सकता है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारिया खान, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। मारिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच गाइस, बहुत जबरदस्त आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक मौसम की मुनासिबत से मेरे इर्द गिर्द में देखूं हर कोई बीमार है। अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूं तो मुझे अली नजर आ रहे हैं क्योंकि वो इस सब से अभी निकले हैं लेकिन अभी भी वो सेट नहीं हो पाए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आपसे बात करें और आप जरा टिप्स दें हमारे नाज़रीन को। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली गर्मी के फौरन बाद सर्दी आ गई ना, तो वो जो ठंडा पानी, अभी तक मैंने देखा बहुत से लोगों को ये बेसिक चीज है, पानी फौरी तौर पे अपने घरों के कूलर्स जो हैं, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज में से निकाल के पीते हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। इनफैक्ट आपको 2-3 महीने पहले ही छोड़ देना चाहिए था। नीम गर्म रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसका इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में हम जितना ज्यादा इस मौसम में आप सूप्स ऐड करेंगे, सूप बेसिकली आपकी, हमने कुव्वत मुदाफ़त की बात की, और जितना वेजिटेबल्स का सूप होगा, जैसे कैरेट जिंजर सूप है, बीटरूट आया हुआ है उसका सूप आप बना सकते हैं, चिकन कॉर्न सूप है। हर खाने में सूप से, वैसे सूप एक एपेटाइजर है तो सूप से स्टार्ट करें। सूप 1 कप सूप पी लें तो आपको काफी जो इंटरनल हीलिंग भी हो जाएगी, सर्दी है तो वो कम्फी फीलिंग भी आपको आ जाएगी और जो कुव्वत मुदाफ़त में भी बेहतरी आएगी और आपको वार्म रखेगा वो। तो प्लीज सूप्स लाजमी ऐड मारिया, रेसिपी भी अगर आप शेयर कर देती तो ज्यादा अच्छा होता है कि कौन सा सूप जो है आपको बेहतर, और साथ आप देखें कि इतना पर्टिकुलर मैटर मौजूद है हवा में, आप सांस लेते हैं तो इतने गले में जमा हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई गला आपका दबा रहा है और आपकी आवाज भी नहीं निकल पाती और खाना भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस सूरत हाल में क्या किया जाए, क्या खाया जाए?
एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने वायरल की बात की, पिछले दिनों मैंने काफी पेशेंट्स देखे और मुझे लगता था मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो मेरी गलत फहमी थी। और मुझे उनसे बहुत से पेशेंट्स थे और सारे बीमार थे और वो उनसे वायरल हो गया और इतना खतरनाक सिचुएशन था मेरे जैसा। मुझे लगता है मैं बहुत एक हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी इंसान हूँ। तो आप जो बात कर रहे हैं, मेरे लिए साइट चेंज करना भी मुश्किल हो गया था। वायरसेस दिन ब दिन वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं और इस सब में अगर हम, ऐसा नहीं है कि पहले फ्लू होता था तो हम नॉर्मल चलते फिरते भी रहते थे, मेरे लिए जैसे इंसान के लिए साइट बदलना मुश्किल हो गया था। तो प्लीज अपना सेहत का बड़ा ख्याल रखें। बाहर निकलते हुए एक चीज स्टार्ट कर लें, प्लीज मास्क पहन लें, क्योंकि कोई पता नहीं। और जैसे आप लाहौर में हैं तो स्मॉग का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो स्मॉग, इसमें ये टॉक्सिन्स हैं बेसिकली, हम हवा की नाली के से ना वो हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। तो बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल कर लें और अपनी जो वो होती है स्टीम लेना, स्टीम की बड़ी जबरदस्त ना मुनासिब कीमत में 1500-2000 तक में भी ना कीमत में मशीन आ रही है। तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं या फिर देचकी पे उबाल लें, स्टीम लें और सूप ले लें। और सूप आपने कहा जितने भी सारे सब्जियों के सूप बनाए, हम उसमें भी कहते हैं ना, उसमें भी अच्छा प्लीज उसमें क्रीम्स ना ऐड करें। हाँ, वो जो हम चस्का डाल देते हैं ना हर चीज में, या क्रीम सूप, या फिर उसके अलावा हम ऐसा भी करते हैं बहुत सारी रेड चिली और वो सॉसेस डालकर, वो फिर जो फायदा पहुंचना होता है मेरे ख्याल में उसका नुकसान हो जाता है। होने लगता है। एब्सोल्युटली। तो आप जितना ज्यादा उसको सब्जी कोई भी, जैसे अभी कैरेट जिंजर बहुत जबरदस्त है। और अगर आपको ऐसा फ्लू, रेशा, गला खराब हो गया है तो अपने सूप में ना कैरेट, अपने सूप में जिंजर और गार्लिक को उसको क्रश करके वो भी आप उसमें ऐड करें और आप देखेंगे कि वो आपकी जो है सारे जो आपका म्यूकस है उसको क्लीन करने में, आपके साइनसेस को क्लीन करने में आपको मदद देगा। नेचुरल रेमेडी है और आप देखेंगे 2-3-4 दिन में आप बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। एक और चीज है, मेडिकेशन से दूर रहें। अगर आपको फ्लू हो भी जाता है ना, अक्सर लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक खा के भी आपको 7 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का कोर्स होता है। अगर आप वो कोर्स ना करें और सिर्फ सूप्स और कहवे और जो शानदार इन सारी चीजों पे अगर आप इक्तफा करें तो आपका नेचुरली, अच्छा हेल्दी डाइट आप कह रही है बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सूप्स भी आपने बता दी और ये भी बताया कि लिक्विड इंटेक ज्यादा करें, हाइड्रेटेड रहे। जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है और एक्सेस ऑफ वो यूज कह लें उसको, जिस तरह हम एक बार शुरू होते हैं तो फिर पूरा एक जार खत्म करके ही उठते हैं, उसके हवाले से भी जरा बता दें। एक होता है ड्राई फ्रूट का यूज, एक होता है ड्राई फ्रूट का अब्यूज। तो वो नहीं करना, अब्यूज हो रहा है, बहुत सख्ती से अब्यूज हो रहा है उसका, और वो भी खतरनाक वक्त पे हो रहा है। सर्दियों का जो वक्त है ना, बड़ा एक खतरनाक पीरियड इसलिए कि आप लेयर पहनने शुरू हो जाते हैं ना, ऊपर नीचे 3-4 स्वेटर पहन ली, जैकेट पहन ली, पता नहीं चल रहा कि फैट कहाँ से किधर से निकल रहा है आपको, तो वो आपकी जैकेट में छुप जाता है। जैसे ही इसके बाद गर्मी आएगी ना, आपने अगर चाहते हैं इस समर में आपकी बॉडी जबरदस्त दिखे तो आपने समर बॉडी विंटर में बनानी है। समर बॉडीज आर मेड इन द विंटर। तो प्लीज जो भी चर्बी बनाने वाली चीजें हैं उनसे इज्तनाब करें। आपने अगर नट्स खाने, 1 मुट्ठी है और वो 1 मुट्ठी बादाम है, उसके अंदर आप मिक्स नट्स भी कर सकते हैं और उसका वक्त अभी का वक्त है, सुबह का वक्त है, सूरज जब तक है ना तब तक आप उसे खाएं, क्योंकि नॉर्मली सबसे ज्यादा जो कैलोरीज हैं वो नट्स में है, वो गुड फैट है। गुड फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं और वो आपने दिन के शुरू में और दिन के हाफ में उससे पहले खाना है। बिल्कुल, आप इसको जितना रात को हजम नहीं होगा क्या? रात को देखें, रात को जैसे अगर मैं रात को मेरा 10 बजे में सोती हूँ तो अराउंड 6-7 बजे मेरी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को पता चलने लग जाता है, इट इज अ फैक्ट्री की यार फैक्ट्री बंद होने वाली है, हमारे सारे सिस्टम स्लो होने लग जाते हैं। तो मैं रात को 10 बजे बिल्कुल सोने के एक वक्त मूंगफलियां छील के मैं खा के सो गई हूँ। तो वो सारा स्टोरेज में जाएगा। मारिया ये भी बताइएगा जी, सारा स्टोरेज में जाएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने अभी बात की एंटीबायोटिक्स की, वो बिल्कुल ठीक बात थी और मैं गुजरा हूं उससे कि 7 दिन एंटीबायोटिक्स लेने के बाद पता चला है कि वो वैसे नॉर्मली भी ठीक हो जाना था अगर मैं एंटीबायोटिक्स ना भी लेता तो अभी ये बताएं कि जो मशरूबात हैं, कहा जा रहा है कि सिप करते रहना चाहिए आपको पानी को, क्या ऐसा है कि इससे फायदा हो सकता है आपको सिप करने से पानी के? एब्सोल्युटली, सिप करके तो अगर इसमें अब आ जाते हैं हम अपने रिलीजन की तरफ भी आए ना, ऐसे एक सांस में
आधा लीटर पानी पीना, ये तो हमारा मजहब भी हमें इसको स्टॉप करता है। इसके ऊपर भी है ना कि 3 सांसों में पानी लें। जितना आप सिप करके पियेंगे इट्स वेरी गुड कि आपके एक तो सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप पानी का इस्तेमाल सर्दियों में रखें। सबसे बड़ा चीज है कि मैं देखूं ना, सर्दियों जैसे ही आती हैं लोग पानी पीना छोड़ देते हैं और उसकी वजह से आपको और सेहत के मसाइल शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, अगर आपको पानी की कमी है ना, सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी आपका ट्रिगर होता है। एंड लाइफ इज स्ट्रेसफुल। आई मीन जिंदगी में जब आप घर से बाहर निकलते हो और अगर आप घर में भी हैं, आपको रोजाना डेली बेस पे कोई ना कोई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और मैंने अगर अपने आप को यहाँ पे भूखा भी रखा हुआ है, प्यासा भी रखा हुआ है, तो मेरे ऊपर इतना सा मसला मुझे वो इतना बड़ा लगना है हर लिहाज से। तो पानी 2 लीटर पानी, फ्रूट्स ऐड करें, सब्जियां ऐड करें, सूप्स ऐड करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर रखें, बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और हंसते मुस्कुराते रहे। अरे थैंक यू सो मच। मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी और जो टिप्स उन्होंने आपको दी उनको करेंगे तो आपका जो विंटर सीजन है बड़ा जबरदस्त गुजरेगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ट्राई नेशन जो सीरीज है T20 सीरीज, उसके 5वें मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल कर ली है, जिसके बाद ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंकन टीम की रसाई मुमकिन हो चुकी है। श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान को हराना होगा और जीत की सूरत में श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, मगर हार की सूरत में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की किस्मत का फैसला नेट रन रेट पर होगा। और उधर पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो जी PSL में कराची किंग्स समेत मजीद 3 टीमों ने अपने मालिकाना हुकूक आइंदा 1 दहाई के लिए महफूज कर लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने भी अपने राइट्स की आइंदा 10 साल के लिए तजदीद कर दी है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने कह दिया है गुड बाय। उन्होंने अपनी मलकियत में मौजूद टीम के ऑनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। अपनी एक ट्वीट में अली तरीन ने कहा कि उसूलों से समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि साफ गो इंसान हूं, मुझे हल्का ना लिया जाए, मैं समझौते नहीं करता। मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होना मेरी जिंदगी का एक बड़ा एजाज है। और जनाब ये सारी सूरत हाल है क्रिकेट की, हमने कहा इस पर हमें बननी चाहिए और क्रिकेट पर बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि हम सबका फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, क्रिकेट के हवाले से उनसे बात करते हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। सुनना है आप बीमार हो गए तो सही हो गए? बिल्कुल रिकवरी फेज चल रहा है, रिकवरी फेज है, आफ्टर मैच चल रहे हैं उसके। अच्छा सलीम साहब, अब आफ्टर मैच इसके हवाले से बताएं। बड़ी चहमक हुई जा रही थी PSL के हवाले से और जो 2 नई टीमें आनी थी और एक तो खबर आई भी जिसके बाद उसकी तरदीद की गई PCB की जानिब से। अब कौन सी 2 टीम्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनका इजाफा होगा और मुल्तान सुल्तान के भी मालिकाना हकूक चेंज होने वाले हैं, क्या सूरत हाल? देखिए 6 नाम PCB ने पहले ही अनाउंस किए हुए हैं, कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई कि 2 नाम कर दिए, कोई 6 नाम है। अब वो 6 में से हिना ने कोई टीम खरीदी, वो कहेंगे जी मुझे गिलगित पसंद है, वो कहेंगे आप ठीक है। आपने टीम खरीदी, आपने कहा मुझे हैदराबाद पसंद है, आपने हैदराबाद ले ली। सबको पास ऑप्शन होंगे कि उन 6 में से 2 नाम सेलेक्ट करें, जो वो टीम लेना चाह रहे हैं उनका एक नाम एक ले, एक दूसरा रहे। और मुल्तान सुल्तान के जो है मालिक चेंज होंगे, नाम टीम का गालिबन वही रहेगा, थोड़ा अच्छा, पिछली बार भी खबर मुल्तान सुल्तान वाली आपने ही दी थी हमें, देख लें इस बार जी जी। तो ये है इसमें मुल्तान सुल्तान का इशू के ओनर चेंज होंगे लेकिन उनकी जो नाम है गालिबन वही रहेगा। और आपको याद होगा 2nd टाइम हुआ है ऐसा मुल्तान सुल्तान के साथ। एक बार पहले भी इसकी ओनरशिप चेंज हो चुकी है, जो जिसने खरीदी थी उन लोगों ने टीम खरीद ली, फीस को देख के बाद में कहा अच्छा ये प्लेयर्स के पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, ये भी हमें देना पड़ेगा, वो भाई माफ करो हम इतने पैसे नहीं दे सकते, वो भाग गए थे। उसके बाद ये लोग आए। मुल्तान सुल्तान का जो इशू है ना वो है उसकी फीस। जैसे ये अली तरीन के जो चचा है उन्होंने टीम खरीदी थी, मरहूम आलमगीर तरीन, 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना इसकी फीस है, जो सबसे ज्यादा है। और अब 25% वैल्यूएशन के बाद ये फीस हो जानी थी 1 अरब 40 करोड़। गो के पेपर पे तो उन्होंने दिखाया इनको फायदा हुआ, लेकिन सब जानते हैं फायदा हो नहीं सकता। तो क्या ये भी एक रीजन है? यही एक रीजन है, बिल्कुल क्योंकि एक बिजनेसमैन का तो गोल होता है कि वो उससे बेहतर से बेहतर कमा सके। आपको लगता है कि जो इस बार रिवाइज किए गए हैं जो इसके जो फीसेस हैं वो कोई अब सहूलत दे पाएंगी मालिकान को?
नहीं, फीसें तो बढ़ी है सबकी, सहूलत तो किस तरह देखें। एक इशू जो बड़ा हुआ है वो ये है कि अब 6 से 8 टीमें हो गई हैं, सबकी फीसें बढ़ गई हैं। अब होता ये है कि एक घर में 6 भाई रह रहे हैं, एक की तरफ से पैसा आ रहा है, अब्बा दे रहे हैं पैसे कि ये 1 लाख रुपए मेरी तरफ से है, तुम लोग अपना खर्चा चलाओ। अब ये है कि घर में 2 भाई और आ गए, 8 हो गए, लेकिन अब्बा वही दे रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए खर्चा चलाओ। तो उसके बाद क्या है कि जो पुराने 6 भाई हैं उनको अपने में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाकी 2 को भी देना पड़ेगा, और फीस वैसे ही बढ़ गई है। तो इस तरह लॉसेस में आ सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा पता है कि पीसीबी इंशाल्लाह ये कोशिश करेगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं और उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग वगैरह का रेवेन्यू है और जो टाइटल स्पॉन्सरशिप में तो कहता है पीसीबी थोड़ा बेहतर पैसों में गई है, और दूसरे जराए से पैसे इतने कमाएगा कि वो पैसे बढ़ जाएंगे, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा 2 नई टीमों के लिए कि शायद फौरी तौर पे ना दे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। जिससे पुराने ओनर्स हैं जो मुश्किल वक्त के साथ ही हैं, जो 5 छठा तो अब हट गए हैं, तो उन लोगों को कोई इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन ये आगे कुछ चैलेंजेस इस तरह के सामने आएंगे। ठीक है सलीम खारी साहब, पीएसएल की तो हमने बात कर ली, अब यानी जो 8 टीमें हैं वो खेलेंगी, मोहसिन नकवी साहब भी यही कह रहे हैं। जो ट्राई नेशन सीरीज चल रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? 29 नवंबर को फाइनल खेला जाना है, हमें तो उसकी एक्साइटमेंट है। देखिए, ट्राई नेशन सीरीज में अली की तरह श्रीलंका की टीम भी रिकवरी फेज में है। खेली, बहुत अच्छा खेली। जिम्बाब्वे से पहले जो मैच हुआ था उसमें 95 रन पे शायद आउट हुई थी। कल पाथम नसानकन के जो ओपनर है उन्होंने अकेले ने 98 रन बना लिए। पहले मैच का फुल गुस्सा उन्होंने निकाला, 9 विकेट से मैच जीता श्रीलंका ने, और फाइनल में रसाई के लिए उम्मीदें हैं। ऐसे हम लोगों के साथ ऐसा होता है अमूमन पाकिस्तान के साथ कि भाई मैच जीतो, फाइनल में आना है, नेट रन रेट पे होगा फैसला। लेकिन अब श्रीलंका के साथ ऐसा होगा, तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान शायद, क्योंकि फाइनल में पहुंचा हुआ है, कल कुछ प्लेयर्स को अपने आराम कराए, बाबर को भी शायद रेस्ट दे। कंफर्म नहीं है लेकिन लगता है ऐसा है। तो ऐसा हुआ तो श्रीलंका के पास चांस होगा कि वो एक मैच में और अच्छा परफॉर्म करे और फिर फाइनल में दोबारा पाकिस्तान से मुकाबला करे। कल एंटरटेनिंग काफी इनिंग थी नसानका की, बड़े छक्के चौके लगाए उन्होंने और शायकीन बड़े लुत्फानंदोज हुए होंगे इस मैच से। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको कोई शक्ल दिखाई देना शुरू हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि बैट्समैन बॉलर्स कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, होता यह है कि शक्ल दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत शक्ल दिखाई देती है, लेकिन एकदम से ना फिर धुंध आ जाती है या मैल जम जाती है, तो उसको फिर साफ करना पड़ता है। बोलते जाओ फिर दोबारा मुंह धो या हाँ बेहतर बनाओ। तो ये एक कंसिस्टेंसी का इशू है। कभी तो हमें लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स आ गए, कभी हमें लगता है नहीं यार ये तो ऐसे ही हैं, इनका कुछ पता नहीं है। लेकिन होपफुली अब जो बेहतरी नजर आ रही है उसको बरकरार रखेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप अब बहुत करीब है। 7 फरवरी से शुरू होगा, शेड्यूल जारी हो चुका है। तो ये जो हमारी टीम है, जो मौजूदा कॉम्बिनेशंस हैं, आपको लगता है कि ये आगे हमें यही लेकर चलने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं कल भी बात हो रही थी इस पे कि जी कैप्टन चेंज कर देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइम नहीं रहा कैप्टन भी चेंज करने का। अब सलमान की परफॉर्मेंस नहीं है T20 में अच्छी, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। अब अगर आपने कैप्टन को चेंज किया, शादाब के बारे में सुना जा रहा है, शादाब काफी अरसे से क्रिकेट खेले नहीं, और कम बैक अगर उनका हुआ तो वो भी किस बेस पे होगा पता नहीं, सिर्फ अपने उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है। चले कम बैक अगर हो भी जाता है, लेकिन एज अ कैप्टन उनको लाना और जो एक कैप्टन टीम को लेकर चल रहा है उसको एकदम बाहर करना थोड़ा सा नामुनासिब लगेगा। वो मेरे किसी के जहन में भी ये बात होगी, तो जो चल रहा है वो वर्ल्ड कप तक चलते रहना चाहिए, इतनी जल्दी चेंज करना मुनासिब नहीं है, बरकरार रहना चाहिए। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखें ना, बाबर की मौजूदगी से शक्ल जरूर नजर आती है, तो बाबर फैन होने की वजह से मैं तो उम्मीद करता हूं कि बाबर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं इसका तसलसल वो वर्ल्ड कप में भी बरकरार रखेंगे। लेट्स सी, क्योंकि सरप्राइजेस हमें मिलते रहते हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे जी, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।